मेरे घर वाले कहीं इस इंटरव्यू को देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचूं और मेरी क्लास ले लें कि तुम बचपन से कुछ सोचे नहीं कि क्या बनो के तक चक्कर में कई बार जो पत्रकार होता है, जो पत्रकारिता करना चाहता है, कई दफ़े ऐसा हो जाता है कि मन मार के भी उन खबरों को करता है जिसको उसे पता है कि ये खबर है ही नहीं। बंदूक की गोलियों से नक्सलवाद की समाप्ति तो नहीं है। ये एक मन का विद्रोह जो शुरू हुआ था नक्सलवाड़ी से। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गांधीवादी बने तो उसके पहले मुझे गांधीवादी बनना पड़ेगा। बीजापुर के गांव में अगर आज भी एक लड़की घर से निकलेगी रात को तो अपने घर वापस आ जाएगी। रायपुर में रोज़ बलात्कार के केस हो रहे हैं, छेड़छाड़ के केस हो रहे हैं, नकबजनी के केस हो रहे हैं। बंदूक जिसके भी हाथ में, चाहे जवानों के हाथ में हो या माओवादियों के हाथ में, क्योंकि उसकी नली से आग ही निकलता है और आग सब राख ही कर देती है। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ और आज जिस शख्स के साथ मैं मुलाकात किया और जिस शख्स का इंटरव्यू आज इस भिलाई टाइम्स के माध्यम से आपके बीच पहुँचने वाला है, इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। वो शख्स जो बस्तर की कहानी, बातें सुनाते हैं, आज इनके बारे में हम आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं विकास तिवारी जी और बस्तर टॉकीज के कर्ता धर्ता, बस्तर टॉकीज के पंच, सरपंच, प्रधान, सब यही है। और एक वाकई में एक अलग लेवल की खुशी बोलते हैं ना, उस तरह का एक अनुभव हुआ जब मैं मुलाकात किया। और बहुत बार देखे हैं वीडियोस वगैरह, सब देखते हैं। मैं भिलाई से आता हूँ, भिलाई में आपके बहुत फ़ैन हैं और चाहने वाले इतने हैं और आपने इतने समय में इतना कुछ कर लिया। वाकई आज बातचीत सिर्फ नॉर्मल विषयों पे होगी, कोई बहुत, क्योंकि सारे मुद्दे तो आपने दिखाई दिए हैं। आज जानते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं और ये शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो भिलाई टाइम्स के सभी दर्शकों को बहुत मेरा नमस्कार है और सीमांत तुमको बहुत धन्यवाद है। और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि क्या मैं इतना बड़ा काम कर दिया हूँ कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए। मतलब मैं तो अभी भी बहुत छोटा आदमी हूँ और बहुत नॉर्मली काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अभी मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ। मतलब जिस तरह से तुमने भूमिका बांधी तो वो भूमिका जो आपने बांधी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी बहुत बड़े शख्सियत की जानकारी दी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहुत छोटा सा आदमी हूँ। और एक यूट्यूब चैनल है बस्तर टॉकीज़, और बस्तर टॉकीज़ बना के उसमें हम बस्तर की कहानियाँ सुनाते हैं। बेसिकली बस्तर से हूँ, जगदलपुर से हूँ और यहीं मेरी पैदाइश हुई है और पढ़ाई लिखाई भी जो जहाँ तक कर पाए माता रानी की कृपा से। हालांकि पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छा तो था नहीं, लेकिन जो भी जितना भी पढ़ लिए 2-4 अक्षर वो यहीं पढ़े। शुरुआत कैसे हुई, बस्तर टॉकीज जहन में कैसे आया? देखिए सीमांत, होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत होती हैं और बहुत सारी चीज़ें इत्तेफाकन हो जाती हैं। मेरे साथ कई बार कई चीज़ें इत्तेफाकन हो जाती हैं। तो बस्तर टॉकीज महज एक इत्तेफाक, यहाँ तक कि मेरी पत्रकारिता भी महज एक इत्तेफाक। जब से पैदा हुआ मैं अमूमन छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूँ, क्योंकि उन बच्चों से पूछकर मैं अपने बचपन को इसलिए याद करना चाहता हूँ कि मैं बचपन में क्या सोचता था, ये बच्चे क्या सोचते हैं। तो हर किसी बच्चे से मैं उस सवाल को पूछता हूँ, कई दफ़े गांव में भी या कहीं पे, कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो मैंने हर किसी के मुंह से सुना है कि कोई बोलता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है कि विधायक बनूंगा। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपनी अपनी जिज्ञासाएं और अपनी अपनी उम्मीदें बड़े होकर क्या बनेंगे। बचपन में मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूँगा और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से अभी अगर मेरे घर वाले कहीं इस इंटरव्यू को देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचूं और मेरी क्लास ले लें कि तुम बचपन से कुछ सोचे नहीं कि क्या बनोगे। और वाकई में मैं सोचा नहीं था कि बचपन से क्या बनूंगा। बस ज़िंदगी चली जा रही थी और जैसा हो रहा था वैसा होता जा रहा था। ऐसे होते होते बहुत इत्तेफाकन मैं पत्रकार बन गया। तमाम तरह के, मैंने अपने एक वीडियो में बताया कि मैं लगभग कुछ समय तक मैं ड्राइवरी करता था अपने, मतलब हमारे घर में ट्रांसपोर्टिंग का काम है, तो मैं अपने घर की ट्रकें भी चलाता था। और उसके बाद में मेरी दुकान भी थी, दुकान भी चलाता था। सारे काम धाम जब बंद हो गए, कुछ समय बेरोज़गार रहा, तो लोग हंसेंगे कि जब कुछ नहीं सूझा तो हमारे एक
इत्तेफाकन एक हमारे छोटे भाई हैं छोटू, उनके रूम पे बैठा हुआ था, तो एक पत्रकार है प्रशांत गजभिये, उनका आना जाना हुआ करता था। उनसे मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई तो उनके संपर्क में आने की वजह से धीरे से मैं इस फील्ड में आ गया। इस फील्ड में आ गया, जानकारी कुछ नहीं, कहीं से कोई प्रशिक्षण लिया नहीं। पढ़ाई लिखाई में तो पहले ही बताया कि बहुत कुछ अच्छा कर नहीं पाए थे जीवन में। आजीवन 3rd डिवीज़न पास हुए तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे नहीं थे, बस आ गए। जब आ गए पत्रकारिता की लाइन में तो धीरे धीरे जो रूटीन है पत्रकारिता का, पहले तो बेसिक चीज़ें 2-4 साल लगे सीखने में कि कैसे खबरें ब्रेक की जाती हैं, कैसे किन चीज़ों को देखकर उसमें खबर का एंगल निकाला जाता है। हालांकि इसमें बहुत दक्ष आज तक नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसको सीखना शुरू किए और सीखना शुरू करते करते चले जाओ। कोई नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है कि आप जा नहीं सकते। तो धीरे धीरे जो है सीखने लगे, गांव-गांव में जाके कुछ खबरें बनाने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे मैं देखने लगा कि लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी। लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी कि हर किसी की उम्मीदें कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है ना, पुलिस नहीं सुनेगी, अधिकारी नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा, नेता नहीं सुनेगा, तो हम पत्रकार के पास जाएंगे। हम पत्रकार के पास जाएंगे, जब हम उसको बताएंगे, अगर वो खबर लिखेगा, छापेगा, तब शायद सब सुन लेंगे। तो लोगों की उम्मीद बहुत है पत्रकारों से। फिर एक स्याह सच ये है हमारी पत्रकारिता जगत का, चूँकि मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि हर संस्थान की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। हर कोई मतलब खुशी से नहीं करता, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं कि चाहे सरकार के दम पे चलती हैं बहुत सारी संस्थानें, और सरकार के फंडिंग से चलती हैं, उनके विज्ञापन से चलते हैं, तो कई बार हमको खबरों को बैलेंस करके चलना होता है। तो इस बैलेंस करने के चक्कर में कई बार जो पत्रकार होता है, जो पत्रकारिता करना चाहता है, कई दफ़े ऐसा हो जाता है कि मन मार के भी उन खबरों को करता है जिसको उसे पता है कि ये खबर है ही नहीं, यह बिल्कुल गलत खबर है, या बेवजह हम बढ़ा चढ़ा के इसे दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही कुंठा मन में धीरे धीरे बढ़ती गई। जब लोगों की उम्मीद लगातार मुझसे बढ़ती गई, हर छोटा आदमी सोचता था, हर आदिवासी सोचता था कि ये पत्रकार आएगा तो कुछ खबर, और मुझे मालूम था कि मेरे खबर चला देने से कुछ होगा नहीं। आज भी मैं नहीं बोलता कि मेरे खबर चला देने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरी एक उम्मीद है कि मैं खबर चला दूंगा तो अधिकारी कार्रवाई करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरे जो दर्शक हैं, मैं बस्तर टॉकीज़ बनाया हूँ, और उसका एक जो नीचे पंच लाइन है कि इस टॉकीज़ में लगने वाली हर फिल्म का किरदार आदिवासी है। तो मेरी उम्मीद होती है कि बस्तर का हर आदिवासी बस्तर टॉकीज़ देखेगा तो उसे ये कम से कम ये समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। क्योंकि जब 5 साल में एक बार उनको मौका मिलेगा, जब लोग उनके पास हाथ जोड़कर वोट मांगने आएंगे, तो कम से कम वो सवाल पूछेंगे उनसे कि हमारे साथ नहीं तो हमारे आदिवासी दूसरे भाइयों के साथ में आपकी सरकार ने ये किया, ठीक है, अधिकारी कार्रवाई न कर। तो ऐसी मन में कुंठा धीरे धीरे आती गई, और फिर लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों की उम्मीदों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बड़े स्तर की बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत विद्वान हूँ, जैसे, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल मैं सिर्फ अपने मन की बात पर बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे मन की भड़ास बोल रहा हूँ। कि फिर धीरे से मैंने अपने एक सर से बात किया, सर का नाम सत्येंद्र सर है, रायपुर में है अभी भी, NW न्यूज़ है उनका खुद का पोर्टल। तो उनसे मैंने बात किया, मैं बोला सर नौकरी छोड़ दूँ सोच रहा हूँ, क्योंकि आदमी काम करता है नाम या दाम के लिए, पैसे मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, वसूली का अपने अंदर में वो नहीं, क्वालिटी नहीं है, और इस तरह से अगर PR की स्टोरी करूँगा तो नाम भी नहीं होगा, और लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि मैं उनकी उम्मीदों के साथ छल कर रहा हूँ। तो बोले कि एक काम करो, अपना एक YouTube चैनल बना लो। तो एक YouTube चैनल बना लिए, नाम रख दिए विकास तिवारी। कुछ दिन एक आध दो उसमें वीडियोस डाले। एक दिन रात 12 बजे एक फ़ोन आया, पूछे कि विकास तिवारी इतना बड़ा नाम है कि तुम उसको कोई उसको गूगल पे सर्च करेगा? बोला नहीं भैया, इतना बड़ा नाम तो नहीं। तो बोले बस्तर से रिलेट करके कुछ नाम रखो इसको। तो मैं बोला ठीक है, आप ही बता दें। तो बोले बस्तर टॉकीज़ नाम रखो। मैं बोला डन, यही होगा। तो बोले नहीं सोच लो। मैं बोला नहीं, जो आपने कह दिया फाइनल है। वो फ़ोन करने वाले शख्स बहुत बड़े आदमी हैं, सौरभ द्विवेदी। तो उनका प्यार है, उन्होंने बस्तर टॉकीज़ का नाम मुझे सुझाया, और उसके बाद फिर बस्तर टॉकीज़ बन गया। और जनवरी में मैंने बनाया, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 4 महीने तक मेरे 150 सब्सक्राइबर थे, और हम
मैं उन 150 सब्सक्राइबर के लिए भी बस्तर के अलग अलग क्षेत्र में जाके रिपोर्टिंग किया करता था। फिर उसके बाद में टेकलगुड़ा का मुठभेड़ हुआ, जवान शहीद हो गए बड़ी संख्या में, और वहाँ से फिर चैनल बूस्ट किया और फिर धीरे धीरे लोगों की नज़र में आता गया। और मुझे एक चीज़ 10वीं कक्षा में पता चली कि किसी को आगे बढ़ाना है, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों को आगे बढ़ाएं, या अपने आसपास के किसी को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको उसको पैसे से सहयोग ना करें, किसी चीज़ से सहयोग ना करें, लेकिन उसको प्रोत्साहित भरपूर करें। आप जितना प्रोत्साहित करेंगे तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है, वो हिमालय में चढ़ जाएगा, वो समंदर पार कर जाएगा, सब कर जाएगा, लेकिन आप प्रोत्साहित कर दें। मैं लास्ट टाइम लखनऊ गया था, अदर स्टेट में अभी भी ये चीज़ें हैं। जब मैं ऑटो में बैठा था, वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर, उसने पूछा कि कहाँ से आए, मैं बताया छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ सुनते ही उनके मन में क्या था कि वो तो पूरा नक्सलाइट बेल्ट है, पूरा नक्सल क्षेत्र है। अभी भी लोगों के अदर स्टेट के जो लोग हैं उनके मन में ये छवि है, वो कैसे मिटेगी? देखिए, अब नक्सलवाद है तो छवि कैसे मिटेगी? नक्सलवाद तो बस्तर में है, तो इसलिए छवि नहीं मिट पाएगी। जब तक नक्सलवाद है तब तक तो नक्सलवाद की छवि आपको ढोनी ही पड़ेगी, मानना ही पड़ेगा कि नक्सलवाद है। लेकिन नक्सलवाद ख़त्म करने का जो तरीका है उस पर सुधार किया जाए तो शायद ये जल्दी सफलता मिले कि नक्सलवाद खत्म जल्दी हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि बंदूक की गोलियों से नक्सलवाद की समाप्ति तो नहीं है। ये एक मन का विद्रोह जो शुरू हुआ था नक्सलवाड़ी से, और दोनों तरफ से एक खीज़ है, चाहे सरकार की तरफ से ले लो, विकासशील पुरुषों की तरफ से ले लो, या माओवादियों की तरफ से ले लो, एक दूसरे के प्रति एक खीज़ है जो बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों में आप ज़रूर बोलते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आंकड़ों में वो मैंने अपनी कई वीडियोज़ में इस बात का जिक्र किया है कि अडम गोडवी जी ने एक लाइन लिखी है, और मुझे लगता है कि उन्होंने बस्तर के ऊपर ही लिखा है कि आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े झूठे हैं, किताबी हैं। तो सरकारी आंकड़ों में तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन वो आंकड़े झूठे और किताबी हैं। लेकिन ज़मीन में हकीकत में दूरियां बढ़ रही हैं। एक दो धड़ा जो है बटा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए तरीका बदलना होगा। एक बड़े व्यक्ति ने, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी मुझसे कि आपको इस पर सोचना होगा कि हम माओ की विचारधारा को अपनाकर क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, और हमारे देश में स्वामी विवेकानंद, गांधी, गौतम बुद्ध जैसे लोग इनकी विचारधारा को विदेशी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे खुद के पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा को हम अपना सकते हैं, जो विकास और शांति दोनों की राह में आपको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्यों हम दूसरे देश की विचारधारा? तो इसमें हमारी भी गलती है कि हम अपने ही लोगों की विचारधारा को फैला नहीं पा रहे, उन्हें केवल कागज़ों में और भाषणों में सिमटा कर रख दिया गया। क्योंकि उन्हें केवल बोल देने से नहीं होगा, अपनाना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गांधीवादी बने, तो उसके पहले मुझे गांधीवादी बनना पड़ेगा। मैं आपसे अपेक्षा करूँ कि आप गांधीवादी बन जाएं और मैं ही ना बनूँ, तो कैसे होगा? मैं चाहूँगा कि आप बुद्ध की तरह सोचें, आप मदर टेरेसा की तरह सोचें, और मेरे अंदर भरा पड़ा है पाप, कुंठा, खुद को बदलना, तो खुद को बदलना पड़ेगा। हर व्यक्ति यहाँ देश बदलना चाहता है, खुद का भेष कोई नहीं बदलना चाहता। अपना भेष बदल लीजिए, धीरे धीरे देश बदल जाएगा। तो जब नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा तो ये लोगों की विचारधारा भी ख़त्म हो जाएगी। एक बात जिस पे बहुत सारे लोग हो सकता है ऑब्जेक्शन करें, लेकिन जो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, मैं चाहूँगा कि वो आंकड़ों पे बातचीत करें। जो लोग सोचते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद की वजह से एक आतंक, एक भय है और लाल गलियारा है, खून की नदियां बह रही हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि बस्तर में जब कोई बड़ा हमला हुआ, जैसे अप्रैल में टेकलगुड़ा का कांड हुआ था, 22 जवान शहीद हुए, तो थोड़ा छत्तीसगढ़ की जो सबसे विकसित जिला है रायपुर, राजधानी है, मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ विराजमान है, और सबसे पिछड़ा जिला बीजापुर है। तो थोड़ा आप RTI लगा लें या अपने सोर्स के माध्यम से जानकारी निकाल लें कि उसी महीने में रायपुर ज़िले में कितने अपराध कायम हुए, बीजापुर ज़िले में कितने अपराध कायम हुए, अपराधों के प्रकार कौन कौन से थे, संख्या कितनी थी। उन दोनों आंकड़ों को आप तुलनात्मक तरीके से अगर जब देखेंगे तो उसके बाद फिर आप बताइएगा कि आतंक कहाँ है, डर का माहौल कहाँ है।
बीजापुर के गांव में अगर आज भी एक लड़की घर से निकलेगी रात को तो अपने घर वापस आ जाएगी। रायपुर में रोज़ बलात्कार के केस हो रहे हैं, छेड़छाड़ के केस हो रहे हैं, नकबजनी के केस हो रहे हैं। बीजापुर में नहीं होते। कुछ एक मामलों में ज़रूर लव अफेयर रहते हैं तो उसको दे दिया जाता है कि उसने बलात्कार के आरोप लग जाते हैं इस तरह। तो हम बोलते ज़रूर हैं कि यहाँ अशांति है, लेकिन आप बहुत गौर से, बहुत उससे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, शांति यहाँ है। मैं कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं माओवादियों के लिए कोई सप्लाई का काम करता हूँ या उनके समर्थन में बातचीत करता हूँ, क्योंकि मैं बंदूक के समर्थन में बातचीत नहीं करता। कोई बंदूक जिसके भी हाथ में, चाहे जवानों के हाथ में हो या माओवादियों के हाथ में, क्योंकि उसकी नली से आग ही निकलता है और आग सब राख ही कर देती है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि आदिवासियों के लिए मैं क्यों चला जाता हूँ बस्तर के किसी भी कोने में। ऐसा तो नहीं है कि मैं ब्रह्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं है या मुझे मौत से डर नहीं लगता। हर किसी को डर लगता है। तो मैं क्यों क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। और ये सब हमारे ही जैसे पत्रकारों का सब किया धरा है। हम ही लोगों ने जो है सारी चीज़ों को और बढ़ा चढ़ा कर किया। किसी ने मुझे राजस्थान में पूछा था अभी लास्ट टाइम कि आप लोग तो जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता करते हैं। मैं बोला भाई, बस्तर का पत्रकार जान जोखिम में डाल के कोई पत्रकारिता नहीं करता। किस्मत है कि आपने पैर रखा ज़मीन पे और आईडीज़ लगी हो, स्पाइक होल लगा हो और आप उसकी चपेट में आ जाएं और हो सकता है कि आपकी मौत हो जाए। तो किस्मत में तो ये भी लिखा है कि आप घर से निकलें और कोई ट्रक मार के चला जाए। ठीक है, ये तो किस्मत की बात है। ठीक है, लेकिन जान जोखिम में डाल के यूपी और बिहार का पत्रकार करता है पत्रकारिता। क्या आप अगर एक ईंट भट्टे वाले के खिलाफ ये खबर लिखेंगे तो दिन में असलहा टिका के गोली मार देगा। वहाँ लोग जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता कर रहे हैं, ना कि यहाँ तो आप माओवादियों के खिलाफ लिखते हैं पत्रकार। किसके घर में माओवादी पत्र छोड़ के जाते हैं धमकी का? नहीं देते, किसी से नहीं करते। उनकी लड़ाई पुलिस से है, सरकार से। तो जान जोखिम में डाल के तो कोई पत्रकारिता नहीं। एक कहानी जब आपने कही कि कहानी काफ़ी सारी हैं, एक कहानी और चलती है कि विकास तिवारी जी बस्तर टॉकीज से कितना कमा लेते होंगे। यूट्यूब में बड़ा एक वो है लोगों का। मैं इतना कमा लेता हूँ, हमारे कुछ दोस्त पूछ भी रहे थे ऐसा। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं फ़ोन जो है अभी ऑफिस पे छोड़ दिया हूँ। मैं आपको दिखाता मैं कितना कमा लेता हूँ। मैं कुबेर हूँ, बस्तर टॉकीज़ के ज़रिए मैं कुबेर हो गया हूँ और इतना कमा लेता हूँ कि जिसका मतलब मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन वो सब मैं प्यार कमाता हूँ। पैसे की क्या है कीमत पैसा तो इतना कमा लेता हूँ कि चल जाता है। मतलब अगर मैं पैसा बताने चलूँ तो बहुत कम भी है, कई दफ़े ठीक है, एक बार बहुत ज़्यादा भी आ गया था तो, लेकिन सारे पैसे इसी में खर्च भी हो जाते हैं। लेकिन जितना कमाता हूँ उसका लगभग मुझे लगता है कि दुगना पैसा बस्तर टॉकीज़ को चलाने में लग जाता है। अब बाकी दर्शक सोचेंगे कि दुगना पैसा लग जाता है तो आधे पैसे कहाँ से आते हैं? आधा तो यूट्यूब से जनरेट हो जाता है, तो आधे पैसे घर से लिए जाते हैं। मुझे जो मैं इतनी बेफिक्री से पूरे बस्तर में घूमता हूँ बिना किसी जिम्मेदारी के साथ, तो उसके पीछे कारण ये है कि मेरे जो बड़े वाले भैया हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे 2 भतीजे हैं, ये सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेरा छोटा भतीजा एयरफोर्स में, बड़ा वाला भतीजा अभी काम करता है और भैया भी काम करते हैं, मम्मी पापा रिटायर हैं, पेंशन। तो हर कोई मुझे आर्थिक तौर पे सहयोग करता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ और ये जारी रहना चाहिए। तो जारी रहने के लिए इस हवन में, इस यज्ञ में हर कोई अपनी आहुति देता है, तब ये बस्तर टॉकीज़ का यज्ञ चलता है।